ज्वालामुखी एवं भूकंप, अर्थ मूवमेंट्स, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक्स से, और उस पर आज क्वेश्चन आंसर्स बताए जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स का जो व्याख्या हुआ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि सारी बातों की चर्चा हो चुकी है, फिर भी अभी क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें और क्लियर हो जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो अर्थ जो स्फेरिकल बॉडी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अर्थ कैसा बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है, गोल चीज है, गोल है अर्थ है, और यह गोल है तो एक सेंटर है, इसको ध्यान रखना है। और इस सरफेस है या ये जो डिस्टेंस है, इसको रेडियस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसमें मेन आपको फर्स्ट भूप्रपटी के बारे में, भूप्रपटी अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ तक है। अपर पार्ट बताया था पहला बार 8 से 45 किलोमीटर और लोअर पार्ट है 45 से 100, तो कुल मिलाकर के अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ तक भूप्रपटी है। और भूप्रपटी में जो चट्टान है उसमें ही भ्रंशन जो होता है, उससे भूकंप, और उसमें ही जो बलन है, फॉल्टिंग है, वही भूसंचरण है। और भूसंचरण के लिए आपको बताया कि भूसंचरण जो टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, उसमें 6 प्लेट्स जो इंपॉर्टेंट है, 20 प्लेट्स अलग अलग है, सारी की चर्चा हो चुकी है। और सबसे आरंभ में करीब 700 मिलियन ईयर से वो सारे के सारे जो अलग अलग आज जो महाद्वीप है वो एक साथ थे। इसको क्या कहा था, पैंजिया। लेकिन बाद में चल करके वो अपर पार्ट को लैरेसिया और लोअर पार्ट्स को जो है गोंडवाना लैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पहला क्वेश्चन जो कल बताया गया था, गोंडवाना लैंड कितने मिलियंस ईयर्स एगो टूटने लगा, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री बाढ़ आदि आने से कब से वह टूटने लगा, ये क्वेश्चन आता है। और भारत का जो प्रेजेंट स्वरूप है वह कितने मिलियंस ईयर एगो वह अस्तित्व में आया। ऐसी बातें चर्चा तो पिछले वीडियो में बता ही दिया गया था, लेकिन आज इस पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस में जहां जरूरत होगा वो बताया जाएगा। पहला प्रश्न है कि करीब कितने वर्ष पहले एक विशालकाय भूखंड जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया टूटने लगा। प्रश्न इतना ही है, करीब कितने वर्ष पहले। सबसे आरंभ में तो 700 मिलियन ईयर से वो में पैंजिया था, लेकिन यहाँ प्रश्न है गोंडवाना लैंड करीब कितने वर्ष पहले एक विशालकाय भूखंड जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया वह टूटने लगा। और उसके टूटने का कारण था वही भूसंचरण, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्री बाढ़ के चलते। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 120 मिलियन ईयर से वो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 120 मिलियन करेंगे तो 12 करोड़ हो जाएगा। 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है 120 मिलियन ईयर से वो गोंडवाना लैंड नामक व्यापक जो बहुत बड़ा भूखंड था वह टूटने लगा। बस आंसर इज फिनिश्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड जो विशालकाय भूखंड था जो टूटने से कौन कौन से स्थल खंड अस्तित्व में आए। उसमें आपका दक्षिणी भारत है, पूर्वी अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, उसमें कई भूखंड हैं। उसमें सबसे पहले आप अंटार्कटिका तो है ही, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत नहीं, उत्तरी भारत में वो अलग है, दक्षिणी भारत, पूर्वी अफ्रीका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ये भी गोंडवाना लैंड के टूटने से बना। तो 7 भूखंड ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड के टूटने से बना। इस सातों आपको दिमाग में रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय भूखंड, जो भी भारतीय भूखंड आप देख रहे हैं, कितने वर्ष पहले अस्तित्व में आया। 120 मिलियन ईयर्स एगो तो गोंडवाना लैंड टूटने लगा था, दक्षिणी भारत वगैरह उसी का अंश है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आए कि भारत जो अभी प्रेजेंट में स्वरूप कहा जाएगा वह कितने मिलियन ईयर्स एगो अस्तित्व में आया, तो उसका है ऊपर वाला तो 120 था और यह है 60 मिलियन ईयर्स एगो, 60 मिलियन वर्ष पहले। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 60 मिलियन में 6 करोड़ हो जाएगा। तो 6 करोड़ वर्ष पहले भारत जो आप अस्तित्व में देखते हैं, दुनिया का 7वां बड़ा देश है, वह अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तनिक संचरण अगर इनको कहता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स। और जितने भी जो ये भूखंड देख रहे हैं यह कोई ना कोई प्लेट से बना हुआ। भारतीय प्लेट भी है, आपको बताए थे, यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है, 6 बड़े बड़े प्लेट हैं। यहाँ प्रश्न है
कि विवर्तनिक संचलन मुख्यतः कितने रूपों में होता है। वो जो मूवमेंट्स है विवर्तनिक संचलन जो है वह, और इस विवर्तनिक संचलन के चलते ही स्थल पर जो है ना ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यह उस गति को कहा जाता है, विवर्तनिक संचलन उन गतियों को कहते हैं जिसके चलते स्थल खंडों पर का विभिन्न रूप, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, आदि आदि दिखाया था। तो कितने रूपों में होता है, इसके 4 बताए थे कल। 4 तरह का मूवमेंट होता है। एक होता है सडन मूवमेंट, जो अक्सर भूकंपों से देखा जाए, बड़े बड़े भूकंप हुए, स्थल खंड का कोई पार्ट अपर हो गया, कोई लोअर हो गया, कोई अपलिफ्ट हो गया, कोई सबसीडेंस हो गया। तो एक तो होता है सडन, एक आकस्मिक। दूसरा होता है स्लो एंड सेकुलर, कल बताया गया था। फर्स्ट है सडन, दूसरा है स्लो एंड सेकुलर, और तीसरा है वर्टिकल मूवमेंट्स, ऊर्ध्वाधर। एक पार्ट अपर हो जाएगा, धरती चट्टानों के किसी कारण टूटने से कोई पार्ट अपर हो गया, कोई पार्ट लोअर हो गया। और एक है जो लास्ट है वह है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, जो लेटा हुआ है। 4 तरह की विवर्तनिक संचलन 4 रूपों में होता है। सडन मूवमेंट, स्लो एंड सेकुलर, जो धीरे धीरे हो रहा है। उसके बाद है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर। एंड चौथा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के टेक्टोनिक मूवमेंट से भूपर्पटी के चट्टानों में बलन होता है। बलन का मतलब फोल्डिंग, मुड़ाव, कंप्रेशन। चट्टानों में जब कंप्रेशन होता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब फॉल्टिंग होता है, दोनों का अलग अलग है। यहाँ प्रश्न है, किस प्रकार के टेक्टोनिक भूपर्पटी के चट्टानों में फोल्डिंग तथा भ्रंशन, भ्रंशक होता है फॉल्टिंग, किस प्रकार के। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इस तरह का जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल, और ये जो मूवमेंट्स है ये आपसी दबाव के चलते, कंप्रेशन के चलते वो ऊपर की ओर बलन होता है। जैसे फोल्ड माउंट, पर्वत पठार जो पढ़ाया जाएगा तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो चट्टानों के आपसी जो प्लेट्स है धरती के नीचे, जो आपस में टकराती हैं और उसके ऊपर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा जाए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग होता है। फोल्डिंग का मतलब बलन, अब फोल्डिंग का मतलब भ्रंशन। फोल्ड हुआ, बलन हुआ, दबाव पड़ा, और ये बलन से बलित पर्वत, मुड़दार पर्वत को बलित पर्वत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के टेक्टोनिक मूवमेंट से चट्टानों में उत्थान, उत्थान को कहते हैं अपलिफ्ट, उत्थान तथा, किस प्रकार के चट्टानों से उत्थान तथा धसान, सबसीडेंस। अब 4 तरह का टेक्टोनिक मूवमेंट्स के 4 रूप हैं। पहला बताया था सडन मूवमेंट, एकाएक भूकंपों के द्वारा। दूसरा होगा स्लो एंड सेकुलर, है वो धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। तीसरा बताया था वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर की ओर। और चौथा था हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षैतिज। तो यहाँ प्रश्न है, किस प्रकार के टेक्टोनिक मूवमेंट से चट्टानों में उत्थान, अपलिफ्ट, ऊपर हो जाता है, और तथा धसान, चट्टान धस गया, नीचे हो गया, तो उसके लिए हो गया वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग होता है। फोल्डिंग माने बलन, फिर जब चट्टान पर पर्वत पढ़ाएंगे, पर्वत जो 4 तरह के होते हैं उसमें कौन बलित पर्वत है, कौन खंड पर्वत है, बाद में बताया जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक है वर्टिकल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट में अपलिफ्ट होगा एंड सबसीडेंस होगा। अपलिफ्ट माने ऊपर, और सबसीडेंस मतलब धसान होगा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला स्थल के समुद्र की ओर बढ़ने वाला पूछा जाता है। स्लो एंड सेकुलर मूवमेंट जो होता है प्लेट टेक्टोनिक्स में, स्थल के समुद्र की ओर, स्थल के समुद्र की ओर बढ़ने को डैश 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 मूवमेंट कहते हैं। उसको बढ़ने वाला वो नेगेटिव मूवमेंट है। वो क्या है? नेगेटिव मूवमेंट कहते हैं, नकारात्मक है। तथा समुद्र के स्थल की ओर बढ़ने को कौन सा मूवमेंट कहते हैं? और तो समुद्र के स्थल की ओर बढ़ने को पॉजिटिव मूवमेंट कहा जाता है। बढ़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया नेगेटिव मूवमेंट, स्थल के समुद्र की ओर, और समुद्र के स्थल की ओर बढ़ने को कहते हैं नेगेटिव मूवमेंट, और वो कहते हैं पॉजिटिव मूवमेंट। अगला है भूमध्य सागर। पूरे दुनिया के मध्य का सागर, जिसको अंग्रेजी में होता है मेडिटेरेनियन सी। इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गड़बड़ कर देते हैं। मेडिटेरेनियन, MEDITERRANEA, इसी द स्पेलिंग ऑफ मेडिटेरेनियन। MEDITERRANEAN, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, एक्टिव वोल्केनो है।
चूंकि आपको बताया था वैसा मुख जिसे ज्वाला निकल रहा है तो 3 तरह के होते हैं। उद्गार की तीव्रता के हिसाब से उसने बता दिया गया था कि जो ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो है तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा था, उसका नोमेनक्लेचर क्या है और उसकी अवस्थिति कहाँ है, उसका नोमेनक्लेचर स्ट्राम्बोली। उसका नोमेनक्लेचर क्या है, स्ट्राम्बोली। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, इसको रख लीजिए। उसका नोमेनक्लेचर क्या है, स्ट्राम्बोली। और उस भूमध्य सागर के किस द्वीप में उसकी अवस्थिति है, वह अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका उत्तर होगा लिपारी द्वीप, द्वीप आइलैंड। वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं, और वैसी भूमि जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। एनीवे अभी द्वीप प्रायद्वीप महाद्वीप की चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर है स्ट्राम्बोली किस द्वीप पर है, लिपारी द्वीप में उसकी अवस्थिति है। वो एक्टिव वोल्केनो है, ज्वालामुखी का उद्गार वहां बराबर हो रहा है और फ्लेम्स है समुद्र में, तो उसको होता है। अगला देखा जाए फिलीपींस का मियन, कुछ ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिलीपींस का मियन तथा इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा बीच में आ सकता है। किस प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार की तीव्रता के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक्टिव वोल्केनो जहां बराबर लावा गैस वगैरह धुआं वगैरह निकल रहा है, वो एक्टिव हो गया है। और डॉर्मेंट जो सोया हुआ है कभी भी लेकिन वह जग सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और एक होता है डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो सुप्त हो चुका है, मृत हो चुका है, उसके जगने की, उसके इरप्शन की, उसके धुआं गैस निकलने की संभावना बिल्कुल छीन हो गई है, वो सिद्ध होता है। यहाँ का फिलीपींस का मियन और इटली का विसुवियस तथा जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार की ज्वालामुखी का होते, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और यह है डॉर्मेंट वोल्केनो, प्रसुप्त है। पहला बताया था जो बराबर उद्गार निकल रहा है तो एक्टिव हो गया, सोया हुआ है, कभी भी जगता, कभी भी उद्गार फूट सकता है, होता है डॉर्मेंट। तो फिलीपींस का मियन और इटली का विसुवियस तथा जापान का फ्यूजियामा, जिसको होली माउंटेन भी कहा जा सकता है, वह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, डॉर्मेंट है। अगला कौन है, ईरान का देवबंद। ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान, तंजानिया अफ्रीका में है, तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा। ये किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, आपको बताया कि उद्गार की प्रकार 3 तरह का है, एक्टिव है, डोरमेंट है और एक्सटिंक्ट है। तो ये जो है पूर्णतः इसकी उद्गार को होने की संभावना पूर्णतः बंद हो गई है, तो यह एक्सटिंक्ट है या डेड है, या डेड वोल्केनो कहिए या एक्सटिंक्ट कहिए या शांत ज्वालामुखी कहिए, शांत चुका है। एक सक्रिय ज्वालामुखी हो गया जो हमेशा निकल रहा है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी कहिए जो कभी भी जग सकता है, सोया हुआ जग सकता है। एक है मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी, अंग्रेजी में एक्सटिंक्ट को विलुप्त हिंदी में कहा जाता है, तो अंग्रेजी में डेड भी कर सकते हो, एक्सटिंक्ट भी कर सकते हो, और ऐसे शांत भी कर सकते हैं, क्योंकि उद्गार की संभावना बिल्कुल छीन हो चुकी है, हो गई है, उसको शांत ज्वालामुखी भी नोमेनक्लेचर दिया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखा जाए, इस तरह से हो चुका है, किस महाद्वीप में पूरे संसार में 7 कंटिनेंट हैं। एक कंटिनेंट अंटार्कटिका पर मनुष्य नहीं रहते हैं, वहां जो है आइस की चादरें हैं। तो किस कंटिनेंट पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, कंटिनेंट भी है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, न एक्टिव है, न डॉर्मेंट है, न डेड है, तो एक भी ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर नहीं है। इसका उत्तर सीधा हो गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय अवशिष्ट पदार्थ यथा लावा गैस आदि जिस मुख से होकर निकलता है, जिस मुख से होकर निकलता है उस मुख का नाम क्या है। कल भी बताया गया था, जिस मुख से होकर निकलता है, कल भी आपको बताए थे ना कि किस मुख से, ऐसे ऐसे है और ये इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर जो ये मुख है तो किस, उस मुख का नोमेनक्लेचर क्या है। हिंदी में उसको कहते हैं बीबर और अंग्रेजी में कहते हैं क्रेटर। उसी मुख से होकर लावा गैस आदि निकलता है, उस मुख को, उसका नाम होगा बीबर या क्रेटर। और वही मुख का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। और जब उसमें पानी जमा हो जाता है तो झील का निर्माण होता है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए और कुछ प्रश्न और है, उसको देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, लोनार झील, वही ज्वालामुखी मुख में जब वो उसका आकार बड़ा होता है, कभी कभी तो उसका व्यास 2-3 किलोमीटर तक का हो जाता है, कभी कभी कुछ मीटर तक का होता है। तो लोनार झील, बीबर झील, उसका मुख का नाम क्या है, बीबर या क्रेटर या ज्वालामुखीय कुंड, क्योंकि ज्वालामुखीय अवशिष्ट पदार्थ उस मुख से निकला है
तो उसको ज्वालामुखी कुंड भी कहते हैं। ज्वालामुखी कुंड का उदाहरण है। इसकी अवस्थिति कहाँ है, हुए लोकेटेड, ये जो लोनार झील है कहाँ है, बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो लोनार झील जो ज्वालामुखी कुंड का उदाहरण है, इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र में। इसकी अवस्थिति कहाँ है, इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र में है। और क्या होता है ये आपको बता दिया, कैसे धरती के नीचे की ज्वालामुखी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। उस मुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिबर कहा जाता है। वह मुख जो बड़ा हो जाता है तो उसको कालदेरा कहा जाता है। तो सुनते सुनते आपको बहुत सारा चीज ऐसे भी याद हो जाएगा। अगला है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे पूरे दुनिया में लगभग 500 एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन यह प्रश्न है कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर की जो परिमेखला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर के प्रशांत परिमेखला का अग्नि वलय क्षेत्र, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है प्रशांत महासागर के प्रशांत परिमेखला क्षेत्र, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। वो वहां सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। वह एशिया और अमेरिका के तटों पर स्थित है। वह कहाँ तट पर है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, तो वह एशिया और अमेरिका के तटों पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर वाला जो है पैसिफिक बेल्ट का, वही सबसे ऐसे पूरे दुनिया में करीब 500 एक्टिव वोल्केनो है। अगला प्रश्न, अधिकांश जो भूकंप आते हैं धरती में, जो ट्रेमर कंपन होता है, कभी जोरों का कंपन हो जाता है, बहुत अधिक बर्बादी होती है, कभी कभी हल्का हल्का कंपन होता है, हमेशा कंपन हो रहा है धरती के नीचे, हमेशा कंपन हो रहे हैं। हमको फीलिंग्स नहीं होता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको फीलिंग्स हो जाता है, हम लोग को नहीं पता है। बहुत सारे जंगली जीव है उनको कुछ उसका वाइब्रेशन का अनुभव होता है, उनकी कुछ विचित्र स्थिति होने लगती है। समुद्री कुछ जीव है उनको कुछ फीलिंग्स होने लगता है कि समुद्र में भी भूकंप आने वाला है, उसको कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगता है। मनुष्यों को नहीं होता है। लेकिन यह प्रश्न है कि अधिकांश भूकंप कितने किलोमीटर की गहराई में होता है। तो अधिकांश जो भूकंप होते हैं वो 50 से 100 किलोमीटर, जो भूप्रपट्टी कितना डेप्थ तक है, 100 किलोमीटर तक है। तो अधिकांश भूकंप जो है 50 से 100 किलोमीटर के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। अधिकांश, अब कुछ भूकंप इससे नीचे भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स हैं ओरिजिनेट्स होते हैं अप टू 50 से 100 किलोमीटर डेप्थ में। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पृथ्वी के अंदर जहां भूकंप होते हैं, जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं, वे किस नाम से जानते हैं। ऐसे तो कभी बताया उसको भूकंप मूल कहिए या उद्गम केंद्र कहिए। धरती के नीचे भूकंप जहां उत्पन्न होते हैं उसका कुछ नोमेनक्लेचर है। अंग्रेजी में उसको फोकस कहा जाता है, हिंदी में उसको भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहते हैं। एग्जाम्स में पहले अंग्रेजी में क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बाद हिंदी में रहता है। तो अगर हिंदी में भूकंप मूल या उद्गम केंद्र दिया हुआ है, अगर कंफ्यूजन है तो अंग्रेजी वाला जरूर देख लीजिए। तो इसका नोमेनक्लेचर है फोकस। तो धरातल के नीचे भूकंप जहां उत्पन्न होते हैं उसको फोकस कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भूकंप तो होती है, अब जिस प्लेट पर हम ऊपर में हैं और वही में कंपन हो गया, चट्टानों में दरार हो गया धरती के नीचे, तो ऊपर जो हम लोग घर वगैरह बना रखे हैं उसमें बहुत सारा दरार आ जाता है, मकान गिर जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारी बर्बादी होती है। तो भूकंप में सबसे अधिक बर्बादी जहां होती है, उद्गम तो हुआ फोकस पर नीचे, और सबसे अधिक बर्बादी होती है एपी सेंटर, उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। और उसकी जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ता जाएगा तो उसका कंपन जो होता है ना वो कमता जाता है। स्वाभाविक बात है कि मान लीजिए कि नेपाल में कहीं एपी सेंटर है तो बिहार आते आते उसका कंपन का जो वाइब्रेशन है वो कंपेरेटिवली कम जाएगा, तो हल्का फीलिंग्स होगा। और जहां पर एपी सेंटर है वहां डिस्ट्रक्शन, वहां बर्बादी अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरती के अंदर जो भूकंप जहां उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं, और तब भूकंप में सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन, सबसे अधिक बर्बादी कहां होती है, तो सबसे अधिक बर्बादी अधिकेंद्र को होती है। दोनों बहुत काम का चीज है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए। अगला प्रश्न निम्न में से, एक ऑप्शन का है, डायरेक्ट वो बता रहे थे, अभी एक ऑप्शन कर दीजिए, कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन सा भूकंप विवर्तनिक शक्तियों से उत्पन्न है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो बड़े बड़े प्लेट्स हैं, 6 बड़े प्लेट्स हैं, 20 छोटे छोटे प्लेट्स हैं, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, आंतरिक शक्तियों के चलते जो परिवर्तन होते हैं, उसमें फोल्डिंग होता है, उसमें फॉल्टिंग होता है, उसमें अपलिफ्ट होता है, उसमें सबसिडेंस होते हैं। सारे प्लेट्स के धरती की आंतरिक बलों के चलते जो होता है उससे बड़े भूकंप आते हैं।
छोटे भूकंप तो खानों और दरारों की चादर वगैरह गिर गया, खान का सुरंग का ऊपर का रूफ वगैरह गिर गया तो छोटे भूकंप आए। कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार से भी भूकंप आते हैं हल्के फुल्के छोटे क्षेत्र में। लेकिन धरती के नीचे का प्लेट अगर टूट गया या एक दूसरे पर चढ़ गया तो वैसी स्थिति में बड़े भूकंप आते हैं। तो उसका कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक दिया हुआ 1897 का असम का भूकंप। 1897 का असम का भूकंप। एक बार 1951 में भी असम का भूकंप आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी ने अपनी धारा ही बदल दी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि नदी अपनी धारा ही बदल देगी। जहां से भूकंप आया ऐसा है कि नीचे से इतना लावा गैस वगैरह निकला तो पहाड़ जैसा बन गया, नदी अपनी धारा ही बदल देती है। तो पहला ऑप्शन तो 1897 असम का भूकंप है। दूसरा है 1906 का कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को का भूकंप, अमेरिका में कैलिफोर्निया। तो सैन फ्रांसिस्को में भी बड़े भूकंप आए थे। कब आए थे? 1906 में आए थे। ये था 1934 में बिहार का भूकंप, 15 जनवरी को आया था और बहुत ही भयंकर भूकंप था 1934 का बिहार का भूकंप। उसके बाद 1935 का, इसके बाद क्वेटा का भूकंप। इन चारों में कौन ऐसे भूकंप हैं जो विवर्तनिक शक्तियों से, चट्टानों में कुछ हलचल हुआ, प्लेट में, या तो प्लेट एक दूसरे पर चढ़ गया, उसमें फोल्डिंग हो गया, फॉल्टिंग हो गया, या अपलिफ्ट हो गया, सबसीडेंस हो गया, आदि आदि आंतरिक हलचल के चलते हुए बड़े भूकंप। इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 1897 का जो असम का भूकंप है, 1906 का कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को का भूकंप है, 1934 का बिहार का भूकंप है और 1935 का क्वेटो का भूकंप है। चारों के चारों जो भूकंप विवर्तनिक शक्तियों से उत्पन्न थे। इसका ऑप्शन चारों मार दी, मैंने ऑल ऑफ दिस वाला आंसर इसका होगा। अगला है भूकंपीय समुद्री तरंग। भूकंप से कभी कभी समुद्र में भी तूफान आ जाता है, तो समुद्र में आग लग जाता है। इतना ना फ्लेम्स धरती के नीचे से निकला है, बहुत जोरों का होता है। तो समुद्र में जो आग लग जाता है वे किस नाम से जाना जाते हैं? उसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी बहुत भयंकर होता है। तटीय इलाके तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाते हैं। और सुनामी का अगर स्पेलिंग कोई पूछे कि परीक्षा में पूछ जाता है कि सुनामी का चीज बताइए, टी साइलेंट होता है, टी पायलट क्या, सुनामी लिखिए, SUNAMIS हो गया सुनामी। तो जापान में उसका नोमेनक्लेचर, ऐसे भी उसका नोमेनक्लेचर क्या कहते हैं? सुनामी। तो भूकंपीय, भूकंप से जो समुद्र में आग लग जाता है वैसे तरंग को सुनामी कहा जाता है, और समुद्री भूकंप है। अगला प्रश्न है लगभग कितने प्रतिशत भूकंप प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र में आते हैं जिसे अग्निबल, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं। तो लगभग 68% भूकंप, 68 के आसपास हो गया, 68% भूकंप प्रशांत महासागर के अग्निवलय क्षेत्र में आते हैं। सबसे आगे आते हैं जो एशिया और अमेरिका के तटों पर स्थित हैं। अगला प्रश्न, लगभग कितने प्रतिशत भूकंप भूमध्य पर्वतीय पट्टी, भूमध्य पूरा पृथ्वी, अगर भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, पर्वतीय पट्टी, उसमें आपको आल्प्स है, अब एशिया का हिमालय वाला जो बेल्ट है, पूरे धरातल के जो बीचों बीच वाला जो पार्ट है, मिड वर्ल्ड माउंटेन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूमध्य पर्वतीय, मिड वर्ल्ड माउंटेन क्षेत्र में पूरे कितने भूकंप आते हैं उसका परसेंटेज है 21%। 68% हो गया और 21% ही हो गया। तो भूमध्य पर्वतीय पट्टी में करीब 21% भूकंप आते हैं। भारत जो है वो एशिया महादेश, हिमालय वाला रेंज है, उसके नीचे से हम लोग भी, भारत भी उसी रेंज में आते हैं, मिड वर्ल्ड माउंटेन रेंज में। भारत का जो कुछ भाग है, खासकर उधर उत्तरी भारत जो है वो भूकंपीय जो में आता है। हालांकि साउथ का जो डेक्कन वाला क्षेत्र है वो भूकंप मुक्त क्षेत्र माना जाता है। हालांकि 1967 में कोयना बांध क्षेत्र में जो भूकंप आया था, इसे सबको आश्चर्य में डाल दिया कि ये तो भूकंप मुक्त क्षेत्र है, फिर भी भूकंप कैसे हो गया? तो अगला प्रश्न दिया गया है, अभी बहुत मतलब 1967 में महाराष्ट्र के कोयना बांध क्षेत्र में, कोयना जगह है तो कोयना बांध क्षेत्र में आए हुए भूकंप का क्या कारण बताया गया? उसको तो भूकंप मुक्त क्षेत्र माना गया था कि नहीं, यहाँ भूकंप होने की संभावना कम है, पर्वत निर्माणकारी शक्तियां सक्रिय नहीं है। जहां पर्वत निर्माणकारी शक्तियां धरती के नीचे सक्रिय है वहां पर्वत ऊपर की ओर ऐसे भी बढ़ रहे हैं। जैसे नवीन बलित पर्वत कहते हैं, एशिया का जो हिमालय है वह नवीन बलित पर्वत में आता है। तो कोयना बांध क्षेत्र में जो भूकंप आया, बाद में जियोलॉजिस्ट ने, भूगर्भ शास्त्री ने कहा कि जलाशय जनित, जलाशय को रिजर्वायर कहा जाता है, जलाशय जनित चट्टानी दरार। अब ऊपर से इतना ना बहुत जलाशय जल को भंडारण किया गया, इतना अत्यधिक दबाव हुआ कि धरती के नीचे का जो प्लेट था वही खिसक गया या टूट गया।
जलाशय जनित चट्टान की दरार के चलते कोयना बांध क्षेत्र में आए भूकंप का कारण माना गया। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, दक्कन क्षेत्र में लातूर में 1993 में लातूर में, महाराष्ट्र क्षेत्र में लातूर में भी भूकंप आए थे, तो भी भूकंप मुक्त था। उसका कारण क्या माना गया? तो उसका कारण माना गया भारतीय प्लेट का, इंडियन प्लेट्स है, 6 प्लेट्स हैं। 6 प्लेट्स में आपको पता है, यूरेशियन प्लेट्स है, अफ्रीकी प्लेट्स है, अमेरिकी प्लेट है, इंडियन प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट्स हैं। तो इंडियन प्लेट्स के खिसकना का कारण माना गया था। एक क्वेश्चन तो है, भूकंपीय तीव्रता। अब भूकंप जो आता है ना, उसकी इंटेंसिटी का मापा जाता है। अब 5 या 5 से अधिक की तीव्रता है तो कुछ बर्बादी, 6 है तो आर्थिक बर्बादी, 7 या 7 से अधिक की भयंकर बर्बादी माना जाता है। अगर भूकंपीय तीव्रता 2 है, रिचर स्केल में माना जाता है, तो कम माना जाता है। यहाँ प्रश्न है, भूकंपीय तीव्रता मापने के कौन से पैमाने प्रयुक्त किए? 2 पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं अक्सर। एक होता है मर्केली पैमाना, जो ऑब्जर्वेशन पैमाना है, उसका मानने का जो अंक माना गया 0 से 12 माना गया है, मर्केली पैमाना। और दूसरा पैमाना है रिचर पैमाना। 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस रिचर ने इसका प्रतिपादन किया था। इसमें 0 से 9 अंक तक का देखा गया है। हालांकि 9 अंक तो अत्यधिक भयावह होगा, 6 से ही अधिक की तीव्रता अगर भूकंप किया आ गया तो बर्बादी बहुत अधिक होती है। अगर 7 हो गया या 8 हो गया। और आपके देश में भी 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था भूज क्षेत्र में, उसमें भूकंप की तीव्रता 6.9 आंका गया था, उससे बहुत अधिक बर्बादी हुई थी। वही प्रश्न लास्ट वाला है कि 26 जनवरी 2001 में भारत के किस भूभाग में एक भयंकर भूकंप आया गया, जिसे रिचर स्केल पर उसकी भूकंप की तीव्रता 6.9 अबाउट 6.9 आंका गया, बहुत भयंकर बर्बादी हुई थी। वह था गुजरात के भुज क्षेत्र में वो भूकंप आया था। तो इस तरह से इस चैप्टर्स में भूसंचरण, ज्वालामुखी और भूकंप तीनों एक दूसरे से रिलेटेड किए हैं। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, प्रश्न और उसको उत्तर कराया गया। पहला चैप्टर आपको बताया गया था इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, दूसरा चैप्टर पढ़ाया था मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और तीसरा चैप्टर है अर्थ मूवमेंट्स, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। और चैप्टर्स भी समझा दिया गया, इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर्स पहले समझ लेते हो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको पूरा का पूरा गेट बाई हार्ट होगा। आप अभ्यास करें और ये 3 चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब जो अगला चैप्टर्स होगा ज्योग्राफी में, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो होगा पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत सबसे धरातल पर के सबसे ऊंचे पर्वत हो गया, जो सबसे जिसके शीर्ष जो है नुकीले हैं, उसके बाद पठार जिसके शीर्ष जो है टेबल लैंड है, और उसके भी नीचे मैदान, और उससे जो नीचे भाग हैं वो समुद्र होते हैं। तो इस तरह से पर्वत, पठार और मैदान आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। ओके।